हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से वेलकम है। मैं दशरथ धाकड़, आपका दोस्त, टीचर और मेंटोर। आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम्स से रिलेटेड कैरियर के बारे में, यानी बैंक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम में आपको क्या जाना चाहिए, क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट निकलती है, और अगर हम उन पोस्ट को चूज़ करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, तो हमारा फ्यूचर कैसा हो सकता है, कहाँ पर हम पहुँच सकते हैं, क्या उसका करियर पाथ जो है वो इतना स्ट्रांग है कि हमें फैसिनेट करे कि हम इसके लिए साल 2 साल तैयारी करें और उसको अचीव करें। क्या हम इसमें आगे चलकर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाएंगे, सोशली हमारी रिस्पेक्ट हो पाएगी, या हम जिस तरीके की जॉब चाहते हैं उस तरीके की जॉब यह है या नहीं। और अगर ऐसी ये जॉब है तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्स ऐसे हैं जो हमें इस तक पहुंचाएंगे, बैंक के दरवाजे तक पहुंचाएंगे। अलग अलग बैंक आपने सुने होंगे, आरबीआई हो सकता है, सिडबी, नाबार्ड, एसबीआई, आईबीपीएस, रूरल बैंक, उनके बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज उसमें आती है। और थोड़ा एग्जाम का पैटर्न भी हम देख लेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया ये हो जाए कि बैंकिंग एग्जाम अच्छा करियर ऑप्शन है तो हम शुरुआती दौर पे क्या सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो हमारा ये सेशन है वो मेजरली इस बात पर रहेगा कि बैंकिंग में अपना करियर बनाने वाले लोग पहले ये देख लें, सोच लें, विचार भी कर लें, और अगर अच्छा लगता है तो उसके लिए पूरे मन से, पूरी ताकत से और दृढ़ संकल्प के साथ इसमें जुड़ जाएं। क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूं कई सारे लोगों को ये पता नहीं है। 11th 12th या जब भी आप ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद में कई सारे लोग जो है वो ये देखते हैं कि किस करियर ऑप्शन में मुझे जाना चाहिए, इस तरीके से सोचते हैं, लेकिन उनको वास्तव में जानकारी नहीं होती है कि ऐसी ऐसी पोस्ट भी हैं, ऐसी पोस्ट भी हैं जिनके लिए ज्यादा तैयारी नहीं है, लेकिन अगर आपने मेहनत कर ली तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा करियर पाथ मिल सकता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बैंकिंग एग्जाम की। तो बैंकिंग एग्जाम में जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि जो बैंक है ना वो हमारे इकोनॉमी की एक तरीके से बैकबोन है। बैंक ही सारी इकोनॉमी को कनेक्ट करता है। कैसे? सारे लोगों से, जिनके पास पैसा ज्यादा है उनसे पैसा लेता है और जिनको जरूरत है उनको देता है। कनेक्शन हो गया, रूट हो रहा है वहां से पैसे का। इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहीं से पैसा ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है और इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहा है। जो पैसा पड़ा हुआ है लोगों के पास में, अगर बैंक नहीं होता तो अपने पास में रखेंगे, वो पैसा इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप अपने लिक्विडिटी बैंक में जमा करवाते हैं तो उससे इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री सेटअप करेगा, कई सारे इंफ्रा के काम होंगे, कोई लोन लेकर भी जो है ब्रिज, पुल, सड़कें बनाएगा। तो ये हमारी इकोनॉमी का बेसिक बैकबोन कह सकते हैं हम आपका। अब जो बैंकिंग है उसमें तरह तरह के एग्जाम्स होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा वो अपना एग्जाम करवाएगा। तो इसके लिए आपको यह देखना जरूरी है कि जो बैंक है हमारे इंडिया में वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से बैंक में रिक्रूटमेंट आती है। तो हम उसके बारे में थोड़ा जानते थे। मैंने एक छोटा सा पीपीटी में आपको लेआउट बना दिया है ताकि आपको पता लग जाए। जैसे देखिए यहां पर मैंने आपको लिख दिया है कि जो हमारे बैंक हैं वो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि सबसे ऊपर तो आरबीआई है जो हमारा सेंट्रल बैंक है, और आपको भी पता है कि हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट आती है, यहाँ पर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आती है, यहाँ पर सीधा मैनेजर की रिक्रूटमेंट आती है। फिर जो कमर्शियल बैंक है, जो जिनका मेजरली पर्पस ये होता है कि प्रॉफिट कमाया जाए, उसमें नेशनलाइज बैंक है। नेशनलाइज बैंक कौन से होते हैं? नेशनलाइज बैंक वो होते हैं जिनको कभी सरकार ने प्राइवेट से सरकारी बना दिया था, सारा शेयर खरीद के। तो जितने भी आप जो गली मोहल्ले में बैंक देखते हो आज के आसपास, वो सारे नेशनलाइज बैंक है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, या इंडियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारे ही नेशनलाइज बैंक हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूको बैंक हो गया, ये सारे नेशनलाइज बैंक है। रूरल बैंक कौन से हैं? रूरल बैंक वो बैंक हैं जिनको 1975 में सरकार ने बनाया था रूरल इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए, रीजनल लेवल पे बैंक हो। जैसे मारवाड़ में भी एक बैंक था पहले, अब तो मर्ज होकर पूरा राजस्थान में एक हो गया, उसमें भी रिक्रूटमेंट निकलती है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें तो रिक्रूटमेंट निकलती ही है। ये तो हमारा कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है और वर्ल्ड के टॉप 50 बैंक में भी आता है। इसमें भी करियर पाता है। सोचिए आप 1 साल की स्टडी करके वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनी में जगह बना सकते हो, और वो वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनी कौन है? वो एसबीआई है। तो कभी भी हम इस तरीके से नहीं लेते हो, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर।
अभी ये एसबीआई हमारी कंट्री का टॉप 50 बैंक है वर्ल्ड का, और हम सोच रहे हैं कि क्या इसमें करियर बनाए नहीं बनाए, जबकि आपको बहुत अच्छा पैकेज, फाइनेंशियल सपोर्ट और सोशल रेस्पेक्ट यहां पर मिल सकती है। फिर ये जो है कोऑपरेटिव बैंक्स, ये कोऑपरेटिव बैंक आपको स्टेट लेवल पे मिल जाएंगे, जो ज्यादातर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों होते हैं। लेकिन हमें जो अप्लाई करना है अगर गवर्नमेंट बैंक के लिए, तो वहां पे आपको पता होगा 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है। 3 लेयर स्ट्रक्चर में एक बैंक जो होता है सबसे ऊपर एपेक्स बैंक होता है। एपेक्स बैंक का मतलब एक राज्य में एक बैंक होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, बैंक होते हैं, और फिर नीचे प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। तो इनमें भी रिक्रूटमेंट निकलती है। यानी राजस्थान सरकार का जो एक बैंक है जिसमें थोड़ा टाइम से निकलती है लेकिन रिक्रूटमेंट आती है। फिर ये डेवलपमेंट बैंक है जो किसी एरिया विशेष के डेवलपमेंट के लिए बने, जैसे नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड भी क्या कर रहा है, अपनी रिक्रूटमेंट निकाल रहा है। सिडबी जो एमएसएमई हमारे कंट्री में जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट अगर कोई कर रहे तो एमएसएमई कर रही है। ये एमएसएमई को लोन फाइनेंस करने का काम जो है सिडबी करता है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो छोटे छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग आप बोल सकते हैं, उनको ये प्रोवाइड करता है लोन। इसमें भी रिक्रूटमेंट निकलती है। एक्सिम बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये ऐसे बैंक है जहां पर आपने 10 साल भी अगर काम किया, इतना एक्सपोजर मिलेगा, इतनी सारी लाइजनिंग आपकी बनेगी। उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट को छोड़ के प्राइवेट में भी जाना चाहोगे तो आपको बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, क्योंकि यहां पे बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा। एसबीआई से कोई रिटायर्ड व्यक्ति है ना, उसको रिलायंस वाले दूसरे लोग लेके जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 साल मैक्सिमम और मिनिमम 6 महीने मेहनत करना है, और इतने टॉप करियर को आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहां पर भी रिक्रूटमेंट आ रही है, यहां पर जो है असिस्टेंट की यानी क्लर्क की रिक्रूटमेंट आती है, और सीधा जो है आरबीआई की ग्रेड बी की रिक्रूटमेंट आती है जो कि मैनेजर है। आपको मैं अभी बताऊं, अगर आरबीआई ग्रेड बी की आप वैकेंसी में सेलेक्ट होते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि 40 लाख अराउंड इसका सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी। यानी 1 साल में आरबीआई आपको सैलरी के अलावा जो भी चीजें देगी वो सब मिला के और सैलरी मिला के करीब 40 लाख रुपए बनते हैं। कौन सी कंपनी में आज आपको ऐसा मिल रहा है? कोई इंजीनियर है ना, उसको भी इतने से शुरुआत नहीं हो रही है। इवन आईआईटी वाले को भी ये पैकेज नहीं मिल रहा है, जबकि आपकी एकदम फिक्स जॉब है, स्टेबिलिटी के साथ में जॉब है और आरबीआई का नाम है। तो यही बात हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बैंकिंग स्ट्रक्चर देखा। ये सारे बैंक जो है अपनी अपनी एग्जाम निकालते हैं, लेकिन इन सबको कराने वाली जो संस्था है वो है एक ही आईबीपीएस। आईबीपीएस क्या है? एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक है, तो आरबीआई की तो आरबीआई के नाम से वैकेंसी आती है कि आरबीआई असिस्टेंट आ गई, आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी आ गई। एसबीआई की एसबीआई के नाम से आती है, आरआरबी की आरआरबी के नाम से ही वैकेंसी आती है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। लेकिन जो नेशनलाइज्ड बैंक है ना, इसकी रिक्रूटमेंट इस नाम से जनरली मार्केट में जानी जाती है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। आईबीपीएस कोई बैंक नहीं है, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो एग्जाम वगैरह कराती है और इंटरव्यू कंडक्ट करवाती है, वो डेटा शेयर करती है बैंक वालों को। तो आपका नेशनलाइज्ड बैंकों का जो पीओ या क्लर्क की रिक्रूटमेंट आती है उसको आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क बोला जाता है, और ये सारी रिक्रूटमेंट भी अपने अपने नाम से आती है। तो आप देखेंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कितनी सारी रिक्रूटमेंट मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट हम जा सकते हैं। तो आपको जो मेजर पोस्ट है, एक क्लर्क, एक ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है जिनको पीओ बोलते हैं। लेकिन ये जो आरबीआई में है या नाबार्ड सिडबी में है, इनमें आपका ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी इस तरीके से चलता है। तो यहां पर जो रिक्रूटमेंट आती है वो ग्रेड ए के लिए आती है, और यहां जो रिक्रूटमेंट आती है वो सीधा मैनेजर यानी ग्रेड बी के लिए आती है। जैसे देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है, मैंने यहां लिखा है कि जो वेरियस पोस्ट हैं उसमें पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आती है, या फिर क्लर्क की रिक्रूटमेंट आती है, या असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट आती है। और ये जो ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट है ये पीओ की इक्विवेलेंट ही है, पीओ की इक्विवेलेंट ही है, पीओ से इवन बढ़िया है। लेकिन ये रिक्रूटमेंट जो आती है वो डेवलपमेंट बैंकों में आती है, सिडबी में, नाबार्ड में, एक्सिम बैंक में, नेशनल हाउसिंग बैंक में। और ये जो ग्रेड बी की रिक्रूटमेंट है ये स्पेसिफिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ए की पोस्ट नहीं निकाल के सीधा ग्रेड बी की पोस्ट आती है। तो बहुत अच्छी इसमें शुरुआत से आपको सैलरी वगैरह मिल जाती है, जो मैं बता रहा था। तो ये इन प्रोसेस के लिए एग्जाम होता है। अब जो पीओ है यानी जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है, ये भी ऑफिसर है, ये भी ऑफिसर है। ऑफिसर का क्या काम होता है, क्लर्क का क्या काम होता है, यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है कि ऑफिसर जो है वो
वो ऑथराइजेशन करता है, वो सुपरविजन करता है, वो एडमिन का काम भी करता है। लोन में बैठेगा तो उसके नीचे 2-3 क्लर्क रहेंगे, उनका काम मैनेज करेगा। और भी कई सारे जो ब्रांचेस के काम हैं वो करता है, जैसे कस्टमर मीट करा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आपको सॉर्ट आउट करना है, अपने नीचे जो स्टाफ है उसका जो है आपको सुपरविजन करना है। कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन जो है जो क्लर्क की लिमिट से बाहर होता है, वो पीओ जब तक ऑथोराइज नहीं करेगा, ऑफिसर जब तक ऑथोराइज नहीं करेगा, वो फाइनल नहीं होगा। तो ये काम वो करते हैं। फिर क्लर्क तो क्या करता है, कैश ट्रांजेक्शन वगैरह हो गया, कस्टमर इंक्वायरी हो गया, डेटा एंट्री वगैरह हो गए, आप चेक से पैसा निकालने गए तो क्लर्क एंट्री करता है और बाद में ऑफिसर उसको ऑथोराइज करता है। ये काम मैंने बताया जॉब प्रोफाइल और कौन सी पोस्ट है। लेकिन मेजरली हमें यह जानना है, जो आज हम बात करने वाले हैं, कि हमारा ऐसा क्या करियर है जिसको हम परस्यू करें आगे, उसके लिए 2 साल मेहनत करें, बजाय इसके कि किसी प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट बैंक में न जाएं। ये हमारा मेन मुद्दा है आज का। तो मैंने आपको बैंकिंग स्ट्रक्चर बताया, ये जॉब्स आती हैं वो बताया, क्या क्या इनकी वर्क प्रोफाइल है ये बताया। अब हम बात करते हैं कि करियर पाथ क्या है, कितना पैसा मिलता है, कितना आपकी सैलरी रेम्यूनरेशन होता है। हालांकि साख तो ऐसी है रिजर्व बैंक या एसबीआई या अदर बैंक में काम करने की, जो गुडविल बनती है वो किसी भी पैसे से ज्यादा है, आपकी सोशल रेस्पेक्ट वो ज्यादा है। इवन आप देश की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी अलग है। लेकिन फिर भी घर पैसे से चलता है, इकोनॉमी जो है वो उसी से चलती है। तो रेम्यूनरेशन वगैरह की भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले करियर पाथ भी हम देख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको पैसे ही नहीं मिलते हैं, यहां पर आपको ग्रोथ भी मिलती है। और वो ग्रोथ क्या है तो देखते हैं उसको। तो आप देखिएगा यहां पर, ये तो सेम ही है, यहां पर देखिएगा। अच्छा, उससे पहले भी क्वालिफिकेशन है, फिर देखते हैं। ये बेसिक भी आपको जानकारी हो जाएगी आप एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो यहां पे क्या है, यहां पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ग्रेजुएशन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, न कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, कोई भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम नहीं है। और ये ग्रेजुएशन के लिए आपको आर्ट से भी हो, जरूरी नहीं कॉमर्स, ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि उसमें होगा तो, लेकिन बैचलर्स डिग्री ही मैंडेटरी है। यहां पे आपको बोला है कि देखो ये जो ग्रेजुएशन है ना वो कितने परसेंटेज से होना चाहिए, तो 60% से होना चाहिए। हालांकि कई लोग ये बोलेंगे सर हमारे 60 नहीं है, लेकिन ये सिर्फ नाबार्ड, सिडबी या इनमें ही जरूरत होती है, बाकी में आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएशन होंगे तो भी वैकेंसी भर सकते हैं। रिजर्व बैंक वगैरह इनके लिए प्रॉब्लम है। और यहां पर रिलैक्सेशन भी है, कैटेगरी में 5 से 10% का अलग अलग बैंकों के अकॉर्डिंग, अगर किसी की 50 है, 55 है, तो वो रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो ये बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई। और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट है 21 से 30 फॉर ऑफिसर्स और 20 से 38 फॉर क्लर्क। इसमें 3 से 5 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी और SC/ST कैटेगरी को मिलता है। हां, अगर आप 21 या 20 साल के नहीं हैं तो भी रूरल बैंक में ये एज लिमिट जो है वो 20 साल नहीं होके 18 साल है। 18 ईयर्स वाला भी भर सकता है। किसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर, मैं बात कर रहा हूं इसकी, रीजनल रूरल बैंक में जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। 18 साल का ग्रेजुएट व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है, वो भी सिलेक्ट हो सकता है। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये क्वालिफिकेशन है आपके लिए एज की, और ग्रेजुएशन चाहिए अब आपको। अब जब आप बैंक की तैयारी करते हैं, आप अंदर बैंक में जाते हैं, तो आपके लिए प्रमोशन का पाथ भी खुलता है, वो भी हम देखेंगे अभी। तो अभी अगर हम देखें रिजर्व बैंक का, या फिर मैं कहूं नाबार्ड का, या फिर आपका सिडबी का, ऑलमोस्ट सिमिलर ही पाथ है। सिर्फ उसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर नहीं। यहां पर असिस्टेंट मैनेजर होता है जो ग्रेड ए की पोस्ट है, यहां पर मैनेजर होता है जो ग्रेड बी की पोस्ट है। इसी तरीके से आपके ये आगे आगे चलते जाते हैं BCDEF तक। और फिर उसके बाद में जो आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक के डेप्यूटी गवर्नर हैं, वो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक में। वो 4 डिप्टी गवर्नर में से ये फाइनल है कि 2 डिप्टी गवर्नर जो है वो तो आरबीआई के अंदर का ही स्टाफ होगा, एक जो है वो बैंकों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाएगा, और एक है जो इकोनॉमिस्ट होगा। तो 4 डिप्टी गवर्नर में से आधे यानी 2 डिप्टी गवर्नर जो है वो रिजर्व बैंक के ही आते हैं। अगर आप अभी जो हमारे 4 डिप्टी गवर्नर है उनमें से देखेंगे तो 2 जो है कहीं ना कहीं ग्रेड बी ऑफिसर से ही लगे थे। तो आपको लग रहा होगा कि सर ने तो हमें बड़े ख्वाब दिखा दिए, डिप्टी गवर्नर बना दिया सीधा। लेकिन आप अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो आरबीआई की साइट पे जाके जिसका भी डिप्टी गवर्नर में नाम लिखा है उसका करियर पाथ देख लेना आप, वो कभी ना कभी ग्रेड बी ऑफिसर ही बना होगा, यहीं से गया होगा 2-4 में से।
ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डेप्यूटी गवर्नर। और इसके बाद में गवर्नर की पोस्ट होती है जो जनरली तो किसी आईएएस को, इकोनॉमिस्ट को दी जाती है, जैसे उर्जित पटेल थे या रघुराम राजन थे, अलग अलग उनको लोगों को दी जाती है। और हो सकता है कि कोई इतना कैपेबल पर्सन निकल जाए तो यहां से भी बना सकते हो। गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि जरूरी नहीं हो बाहर से ले अंदर से ले, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करियर पाथ बताया। और आरबीआई का ग्रेड बी का मैंने आपको बताया भी कि इसकी जो है सैलरी बहुत अलग लेवल पे है। आप इनिशियल लेवल पे ही इतना पे लोगे जितना आपको बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम, 4 साल की इंजीनियरिंग करने के बाद भी इतना पैकेज आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ना मिले, जबकि यहां पर मिल सकता है। तो ये एक बड़ी चीज है अपने आप में। दूसरा, ये जो सैलरी है ये आपकी हर साल तो बढ़ती है, पोस्ट के साथ भी बढ़ती है, और हर 5 साल में बाय पार्ट सेटलमेंट होता है उस समय भी बढ़ती है। महंगाई बढ़ती है तब भी बढ़ती है। जैसे 10 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट का पे कमीशन आता है, वैसे ही बैंकों में बाय पार्ट सेटलमेंट होता है, वहां पर भी बढ़ती है। तो आपको हो सकता है ये लगे, लेकिन अगर आप 2017 की बात करें तो उस समय ये था कि 18 से 20 लाख रुपए आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को मिलते हैं। 7-8 सालों में, 10 सालों में डबल हो गए ये पैसे। अब अगर ये डबल हो गए तो सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 30 साल बाद रिटायर होगा तो कितना होगा, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को नहीं करते हैं। गवर्नमेंट बैंकों में यही होता है कि शुरुआत में सैलरी कम होती है, उनको लगता है कि दूसरे में अच्छा है, लेकिन वो जो स्लो करके बढ़ता है वो दूसरे में उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो ये करियर पाथ है। लेकिन ये किसके लिए है? ये नाबार्ड, एसबीआई, सिडबी और इसके लिए है, आरबीआई के लिए। अगर हम देखें कि हमारे पास 60% नहीं है, या रिलैक्सेशन के बाद भी हम इसको नहीं भर पा रहे, 55% वाले एससी/एसटी वाले भी नहीं भर पा रहे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? एसबीआई या फिर आईबीपीएस पीओ क्लर्क, पीएनबी वगैरह, या फिर आरआरबी में अप्लाई करना चाहिए। और वहां पर भी बहुत अच्छा करियर पाथ है। इसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक प्रमोशन। फास्ट ट्रैक प्रमोशन में क्या है, देखिए वहां पर एक आपका ऑफिसर होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, यहां से आप बनते हैं, यहां क्लर्क भी होता है, आप चाहें तो क्लर्क यहां से भी बन सकते हैं, लेकिन एक प्रोबेशनरी ऑफिसर है, और ये असिस्टेंट मैनेजर एक ही है, ये दोनों ना सिमिलर पोस्ट है। लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर का मतलब है कि 2 साल तक आप ट्रेनिंग पीरियड पर रहोगे, 2 साल के बाद में आप प्रोबेशनरी ऑफिसर नहीं रहोगे, आप ऑफिसर बन जाओगे। ऑफिसर को असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बोला जाता है। और यहाँ स्केल चलती है, वहां जैसे ABCD ग्रेड चलती है वैसे यहाँ स्केल चलती है, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3। तो जैसे जैसे स्केल बढ़ती जाएगी वो व्यक्ति बड़ा होता जाएगा। तो प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क से भी प्रोबेशनरी ऑफिसर बन सकते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आप बन गए तो 2 साल में जैसे आपका प्रोबेशन खत्म होगा, ट्रेनिंग खत्म होगी, आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे। या फिर आप जो है डिप्टी ब्रांच मैनेजर भी एसबीआई वगैरह में बोला जाता है, वहां पर भी ये बन सकते हैं। देन उसके बाद में ये जो डिप्टी मैनेजर यहां लिख दिया है, ये मैनेजर है, स्केल 2 मैनेजर। देन ओके, यहां पर जो है ना सीनियर मैनेजर आएगा। तो यहां पे हो गया आपका ऑफिसर जो कि आपका असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है, देन स्केल 2 दैट मींस मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, देन चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर यानी एजीएम और डीजीएम और जीएम। ये स्केल 7 तक की है आपकी, स्केल 7 यहां तक आप जाते हैं। इसके बाद में भी आपको और प्रमोशन मिल सकता है अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हैं और चेयरमैन बन सकते हैं आप। तो यहां पर ना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यानी अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी जॉब स्टार्ट किए हैं तो यहां तक तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ही रहेगा, यहां तक तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जॉब करेंगे। लेकिन इसके बाद में सरकार का जो बोर्ड है वो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से पीएनबी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना के भेज सकता है, पीएनबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को किसी और बैंक में एमडी बना के भेज सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बना के भेज सकता है, और फिर चेयरमैन। अब आप सोच रहे हो सर चेयरमैन तो एक ही होता है, हम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। आप यहां तक भी पहुंचोगे तो भी बहुत बड़ी बात है। और अगर आप चाहते हो कि चेयरमैन क्या वास्तव में इतना करियर पाथ है क्या, तो चेयरमैन किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाके उसके चेयरमैन का प्रोफाइल देख लेना आप, वो 20-25 साल पहले, 30 साल पहले यही बना होगा, ऑफिसर ही बना होगा, यहीं से करियर पाथ है। या फिर किसी और बैंक में अनुभव लेके स्केल 2 बना होगा, अदरवाइज कोई और अलग से डायरेक्ट एंट्री नहीं है। हर व्यक्ति ऐसे बन रहा है। और आपको लगता हो कितने साल में प्रमोशन होता है सर, तो 3 साल में स्केल 2 बन जाते हैं, 3 साल, ये फास्ट ट्रैक प्रमोशन है, 3 साल भी मान लीजिए आप, बहुत ज्यादा नहीं। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7,
यानी 20 से 25 इयर्स में ये स्किल आ सकती है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। अभी आपका इंग्लिश, कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजों पे वर्क करना पड़ेगा आपको। अभी सिलेक्शन के लिए तो इतना नहीं, लेकिन आगे अगर बढ़ना है तो इतना अच्छा करियर पाथ है। और ये करियर पाथ जो है, अगर आप किसी भी बैंक में डीजीएम या सीजीएम है, जनरल मैनेजर हैं, अगर आप जनरल मैनेजर हैं तो यानी कि एक पूरा डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं आप, तो ये एक इंपैक्ट डालता है। तो इतना ब्राइट करियर है। और उसके लिए बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करना है कि 4 साल की डिग्री करना है आपको कहीं पे बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग या एमबीबीएस पढ़ना है, इतना भी हार्ड सिलेबस नहीं है। 4 ही तो सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस। बस उसको बार बार रिवाइज करिए, साल भर तो बहुत होता है। कई सारे हमारे यहाँ पे एग्जांपल मैं बता दूंगा, जो पिछले साल ग्रेजुएशन हुआ है, 6 महीने तैयारी की और लग गए। ऐसे भी हैं जो 3 साल से नहीं लगे, ये मैं कमिट करता हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, चाहे 1 साल लगे। लेकिन अगर 2 साल के बाद भी उसको उसकी मंजिल मिल रही है तो वो वर्दी है। क्यों? क्योंकि 2 साल में आपने एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आधी इंजीनियरिंग कर ली और उसके बाद आपको ये मिल गया। उसमें भी तो आप जंप करते हो ना, अलग अलग जगह जाते हो, और स्टेबिलिटी पूरे जीवन की। अब देखिए हम इनका जो है ना बेसिक पैकेज देखते हैं। तो ये देखिए क्लर्क की जो इन हैंड सैलरी है या ग्रॉस सैलरी है, शुरुआत में क्लर्क की बता रहा हूं, ये सैलरी है। लेकिन आपको ये लगेगा सर ये तो बहुत कम है, कहां आप 40 लाख बता रहे थे, 40,000 बता रहे हो, लेकिन ये क्लर्क की है। और क्लर्क में भी जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आप पीओ बन जाएंगे तो वैसे बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर आप नहीं भी करेंगे, क्लर्क ही रहेंगे, तो हर साल बढ़ेगी। आपके कुछ डिप्लोमा होते हैं बैंक में, वो कर लेंगे तो बढ़ जाएगी, महंगाई के साथ बढ़ जाएगी। हर 5 साल में बैंकों के वालों की सैलरी बढ़ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 10 साल में बढ़ती है, बैंक वालों के बाईपार्ट सेक्टर में हर 5 साल में होता है। 2027 में फिर ड्यू है, 2027 में फिर बढ़ जाएगी। और इसके अलावा आपको दूसरे अलाउंसेस भी मिलते हैं जो प्लस सैलरी होते हैं, पेंशन, पीएफ वगैरह तो कटते ही है इसमें से। फिर अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ का बेसिक पे ये है। अब आपको लग रहा होगा ये भी कम है, लेकिन इसके साथ में आपको दूसरी चीजें भी मिलती है। डियरनेस अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, आपका ग्रेचुइटी, बोनस, पीएफ सब आएगा इसमें। और ये मेडिकल इंश्योरेंस, पेपर, पेट्रोल, एंटरटेनमेंट, ये सारा मिलेगा, घूमने जाने का पैसा सब कुछ मिलेगा। अगर इन सबको गिन लें तो एक जनरल पीओ जो पीएनबी में या किसी में बना है, दैट विल गेट द 20 लाख पर एनम अराउंड सीटीसी, यानी कॉस्ट टू कंपनी। अगर हर एक फैसिलिटी वो उसको मिल रही है तो 20 लाख के करीब है। तो 20 लाख इनिशियल बता रहा हूं मैं, आपको ये भी कम लग रहा होगा, लेकिन इनिशियल है ये, स्टार्टिंग। ये 10 साल बाद डबल हो जाएगा इनिशियल, तो ये भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप एसबीआई में या आप आईबीपीएस की दूसरी जो पीएनबी वगैरह हैं, उनमें ये सैलरी स्ट्रक्चर है। तो ये काफी मोटिवेटिंग होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि हमें बहुत कम तैयारी, कम मेहनत में भी ये कर सकते हैं। डेडिकेशन आपको पूरा चाहिएगा। अब वो बात नहीं रही कि सिर्फ क्लास में आए और उठ के चले गए और आपका सिलेक्शन हो गया। आपको मेहनत करना ही पड़ेगी। और इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम कई सारे स्ट्रेटेजिक वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, वैकेंसी के अपडेट्स और कई सारी चीजें यहां से आपको मिलती रहेगी। तो उससे आपका जर्नी जो है काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करें तो आपके एग्जाम प्रोसेस की बात करते हैं। अगर मैंने जितनी बातें बताई वो आपको समझ में आएगी, हाँ ये करियर मैं चुन सकता हूं। मैं यही तो सोच रहा था कि इतना मुझे पे मिल जाए, जीवन भर की स्टेबिलिटी मिल जाए, एक अच्छा सोशल रेस्पेक्ट मिल जाए, करियर ग्रोथ मिल जाए, पैसा भी मिल जाए। यहां तो मैंने कम बताए। इसके अलावा जो बैंक आपको अदर तरीके से फैसिलिटेट करता है, जैसे अगर होम लोन लेना है किसी बैंक एम्प्लॉय को, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट पे 4-5% पे लोन मिल जाएगा, जबकि दूसरे वाले को 8 डबल रेट पे मिलेगा और वो भी कंपाउंड रेट पे मिलेगा। आपको बहुत इजी जो है कई सारी चीजें फाइनेंस से रिलेटेड रहते तो हो जाती है। और कई सारे लोगों को आप लोन देते हो। सोचिए ऐसा कौन सा जॉब हो सकता है जिसमें दूसरे के पैसे को यूज करके आप दूसरे को लोन दे रहे हो, करोड़ों के लोन दे रहे हो। किसी का 50 करोड़ का फाइल है, किसी का 5 करोड़ का फाइल है, और वो आपका कुछ भी नहीं है, आप उनकी मदद कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छी जॉब है और इसीलिए इसकी सोशल रेस्पेक्ट भी अच्छी है किसी बैंक में। अगर किसी ने पंजाब नेशनल बैंक का या एसबीआई का नाम सुन लिया, दैट मींस हाँ ओके। अदरवाइज आप कोई सा भी स्टार्टअप का नाम बताएंगे, हो सकता है लोग नहीं जानते हो, लेकिन इनकी तो अप्रोच पूरी वर्ल्ड वाइड या पूरे नेशनल वाइड है। तो ये अच्छा करियर पाथ हो सकता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने वर्क किया है एज एन ऑफिसर और मुझे पता है कि कितना अच्छा करियर ये बन सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो मैंने बताया कि ये जो प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल सिलेक्शन किसके लिए, क्लर्क के लिए,
यानी इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। प्रीलिम्स तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन मेंस के बेस पर मेरिट बनती है। अब मेंस में क्या आता है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। मेंस में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू, कोई और अदर टेस्ट कुछ भी नहीं, टाइपिंग वाइपिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा मेंस पे नंबर लाइए, सिलेक्ट हो जाइए क्लर्क के लिए। अगर ऑफिसर की अगर हम बात करें तो ऑफिसर में भी प्रीलिम्स होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, मेंस होता है, लेकिन यहां पर जो आपका पासिंग मार्क्स आएगा वो मेंस प्लस इंटरव्यू से आएगा, यानी दोनों मिलाकर आपके जो है नंबर फाइनल सिलेक्शन के लिए जोड़े जाएंगे। तो ये आपका प्रोसेस है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया कि करियर ऑप्शन अच्छा है, सैलरी वगैरह अच्छी है, दूसरी चीजें सही है, प्री मेंस ही है, 4 सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना चाहिए, किस किस वेटेज में वो आते हैं, कितने नंबर का आता है प्रीलिम्स, कितने नंबर का आता है मेंस, और क्या कट ऑफ कितनी रहती है, तो वो थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको ये सिंपल बता दूं कि यहां पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अलग अलग एग्जाम का थोड़ा मैं बता रहा हूं, वीडियो ज्यादा लंबा होगा नहीं। तो आरआरबी जो है वो रूरल बैंक है, उसका थोड़ा पैटर्न अलग है, आईबीपीएस का थोड़ा अलग है, एसबीआई का थोड़ा अलग है, लेकिन पैटर्न अलग है, न कि कोर्स। आपका पूरा सिलेबस सेम है, हर एक में मैथमेटिक्स आएगी, किसी में 40 क्वेश्चन आएंगे, किसी में 30 आएंगे, किसी में 20 क्वेश्चन 40 नंबर के आएंगे, किसी में 40 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे, अलग अलग जगह अलग अलग आ सकता है। तो ये पीपीटी या ये जो है ये आपको अपने कमेंट में वहां पर मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। मैं बस ऊपरी तौर पे आपको ये बता रहा हूं कि अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग आता है। जैसे आरआरबी की बात करें, आरआरबी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो यहां पर इंग्लिश आपकी ऑप्शनल है मेंस में, और प्री में तो आती नहीं है। ये ऐसा बैंक का एग्जाम है, ये भी कई लोगों को नहीं पता होगा कि आरआरबी में इंग्लिश आती नहीं है। दूसरा, रूरल बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, ऑफिसर की जॉब जो है, जो भी मैंने पीओ की जॉब बताई, वो ऑल इंडिया लेवल पे चलती है, लेकिन ये ऐसा ऑफिसर है आरआरबी का जो एक स्टेट में रहता है, क्योंकि एक स्टेट में एक आरआरबी है। अब आप अगर राजस्थान ग्रामीण बैंक में है तो गुजरात ग्रामीण बैंक में तो जाएंगे नहीं ट्रांसफर लेके, क्योंकि एक रूरल बैंक में ही रहेंगे आप। तो यहां पर पीओ भी बनते हैं, सैलरी भी उतनी मिलती है, और राजस्थान से बाहर भी नहीं जाना है, इंग्लिश भी नहीं आती है। इवन किसी का कंप्यूटर अच्छा है तो यहां 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो ये 3-4 चीजें यहां बहुत अच्छी है। तो देखते हैं क्या एग्जाम पैटर्न है। तो ये प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न देखिए, क्या पढ़ना है, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के 80 नंबर का क्वेश्चन आता है, 80 में 45 मिनट में करना होता है आपको, बस सिंपल। लेकिन यहां पर थोड़ा सेक्शनल टाइम दिया गया, सेक्शनल टाइम दिया गया यानी रीजनिंग के लिए 25 मिनट दिए गए और 20 मिनट दिए गए न्यूमेरिकल एबिलिटी के 45 मिनट आते हैं, बस इतना सा है, कुछ भी नहीं है। ये अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं आप, यहां पर भी मैंने मेंशन किया अलग से ना, आरआरबी के लिए है, पीओ कलर का सेम ही है, प्रीलिम्स का है। और अभी कैलेंडर आया हुआ है, आरआरबी का कैलेंडर आया हुआ है कि कब एग्जाम होगा, आईबीपीएस का कैलेंडर आया हुआ है कब एग्जाम होगा, एसबीआई की रिक्रूटमेंट आने वाली है, और इट इज द बेस्ट टाइम जब आप तैयारी कर सकते हो, सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप तैयारी करेंगे तो जब रिक्रूटमेंट आएगी आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे सबको। अभी अगर तैयारी नहीं करेंगे, रिक्रूटमेंट के टाइम पर जागेंगे, तो उसके बाद तो 2 महीने में एग्जाम हो जाता है, जबकि कोर्स ही हमारा 3-4 महीने 5 महीने चलता है। तो यहां पे आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर आप प्री क्लियर कर लेते तो मेंस का एग्जाम आता है। अब मेंस में देखिए रीजनिंग वही है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी वही है, इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश के ऑब्लिक में क्या लिखा है, हिंदी लैंग्वेज। तो जैसे अनसीन पैसेज आते हैं, अपठित गद्यांश, वो आपको हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश देना ही नहीं है आपको। कंप्यूटर आता है, और जनरल नॉलेज नहीं है, जनरल अवेयरनेस, सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं पढ़ना है, और वहां पे आपको जो है ये मिल जाएंगी चीजें। तो इसमें ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मार्क्स है और ड्यूरेशन है, और सबसे ज्यादा वेटेज जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है। फिर कंप्यूटर का भी है, लेकिन ये जो टाइम ड्यूरेशन आपको दिया है ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम ड्यूरेशन का मतलब इस ड्यूरेशन में ये पेपर करना है। अब अगर मैं आपको कट ऑफ की बात करूं तो देखो, ये जो प्रीलिम्स है, इस प्रीलिम्स में से इतने मार्क्स में से पीओ की कट ऑफ जो है ना बहुत ज्यादा नहीं रहती है, 40 से 50 के बीच में वेरी करती है। गुजरात वगैरह की कट ऑफ तो और कम रहती है, लास्ट टाइम तो 29-30 गई थी, लेकिन 40-50 ज्यादा 55, इससे ज्यादा नहीं। और क्लर्क की कट ऑफ जरूर थोड़ी ज्यादा जाती है, वो 60 से 70 के बीच में रहती है। कभी वैकेंसी ज्यादा आ जाती है तो कम हो जाती है, एक एवरेज कट ऑफ बता रहा हूं मैं, हर साल का नहीं बता रहा हूं। तो ये हो गया प्रीलिम्स का। और अगर मेंस की बात करें तो मेंस 200 नंबर का है, और 200 नंबर आपके लिए 5 सब्जेक्ट मिलाकर ला रहे हैं। अगर आप 2 सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे हैं तो भी आप अच्छे से कर सकते हैं, और इसमें भी बहुत ज्यादा कोई कट ऑफ नहीं है, 40% कट ऑफ से 50% के बीच में है, 40% भी बहुत है।
तो ये सारी चीजें आपकी मेंस में आती है। फिर अगर हम बात करें, ये तो रूरल बैंक का था, क्या और अदर बैंक होता है? तो आईबीपीएस क्लर्क, यानी आईबीपीएस का मतलब मैंने बताया कि 11 नेशनलाइज्ड बैंक है भारत में, उन 11 नेशनलाइज्ड बैंक के लिए एग्जाम होता है, जैसे पीएनबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, आपका बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज, आपका जो है सेंट्रल बैंक हो गया, आपका अदर अभी थोड़े मर्ज हो गए एक्चुअली, वो मर्ज होके जो नए बैंक बने हैं वो 11 ही रह गए, उनके लिए एग्जाम होता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया जैसे, तो ये है इनके लिए। क्या है इनके लिए भी आपका उसी तरीके से है कि प्रीलिम्स होता है, और प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं। यहाँ पर क्या बढ़ गया है, यहाँ पर इंग्लिश आती है आपकी, रूरल बैंक में नहीं आती, यहाँ इंग्लिश आती है। 1 घंटे का टाइम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, सारे ऑनलाइन एग्जाम ही है, सारे ऑनलाइन एग्जाम। तो यहाँ थोड़ा पैटर्न में बता देता हूँ आपको। देखिए पैटर्न में क्या है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन आते हैं, तो इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 35 मार्क्स, और 20 मिनट्स के लिए 20 मिनट में एक सेक्शन करना है आपको। यहाँ बैंकिंग एग्जाम का बस यही है, स्पीड अप करना है आपको, तेज स्पीड होनी चाहिए आपकी। 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं आपको। टाइम तो कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, और हर सेक्शन में टाइम है। ऐसा भी नहीं कि इसका टाइम बचा के यहां ले लोगे, इसका टाइम बचा के यहां ले लोगे, तो आपको बहुत क्विक होना है, फास्ट होना है। प्रीलिम्स जो है हमेशा स्पीड का गेम है, मेंस जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन यहां तो स्पीड और साथ में एक्यूरेसी मेंटेन करना होगी आपको। तो ये प्रीलिम्स है, जैसे प्रीलिम्स पास कर जाएंगे मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, प्रीलिम्स के नंबर कहीं पे भी नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। और यहां पर जो है वो कट ऑफ जो है 70 करीब 70 से 80 के बीच में रहती है, 100 में से। फिर हम बात करते हैं इसी का मेंस की। तो मेंस में देखिए एक सब्जेक्ट और ऐड हो जाता है, जिसको बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर्स भी आता है आपका, जनरल अवेयरनेस बोल दीजिए, वो आता है आपका। और यहां पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि सेक्शनल कट ऑफ यहां पर रहती है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब वो यहां पर भी रहती है प्रीलिम्स में। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब है कि हर सेक्शन में टाइम है, उसी टाइम में करना है, और उस सेक्शन में पास भी होना है आपको। ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप जो है इंग्लिश में 0 नंबर लाए और यहां पर 35 नंबर लाके आपने 70 नंबर की कट ऑफ क्लियर कर ली। हर सेक्शन में थोड़े थोड़े नंबर लाना है, पासिंग नंबर तो लाना ही लाना है, ज्यादा लाएं कोई इशू नहीं। फिर हम बात करते हैं इसके मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम में देखिए यहां पर भी वही है, चारों सब्जेक्ट वही है, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, यही पढ़ना है आपको। तो आप देखो यहां पे आरआरबी से क्वेश्चन का पैटर्न तो वही है, थोड़े कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन उनके मार्क्स चेंज हो जाएंगे। यहां पर भी जो है रीजनिंग का देखो सबसे ज्यादा वेटेज है, और थोड़ा कंप्यूटर यहां पर भी आता है, लेकिन बहुत कम, 2-4 क्वेश्चन कभी आते, नहीं तो नहीं आते, लेकिन आरआरबी में अलग से कंप्यूटर आता है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट और आपका जनरल अवेयरनेस, और 60 नंबर की आती है आपकी रीजनिंग। और मैथमेटिक्स जो है अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स जो है वो आती है 50 नंबर की, 50 नंबर का जी क्या आता है। इंग्लिश का वेटेज यहां पर भी थोड़ा कम है, लेकिन काफी है, फिर भी 40 क्वेश्चन है। सेक्शनल टाइम दिया है आपको। तो ये प्री हो गया, ये मेंस हो गया। तो आपने क्लर्क का देखा, आरआरबी पीओ का देखा। इसी तरीके से मैं एक और बता देता हूं, बाकी इस स्लाइड में है, अगर आपको एसबीआई का देखना है, दूसरों का देखना है, तो आप जरूर देख सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतने फास्ट ट्रैक प्रमोशन आरएएस में भी नहीं मिलेंगे आपको। वहां पर भी 7, 8, 9 सालों में एक बार प्रमोशन होता है। अगर कोई एसएससी के थ्रू जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाता है, वहां पर भी इतना तेज प्रमोशन नहीं होता। यहां हर 3 साल में प्रमोशन है, एवरी 3 ईयर। आपका एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। अगर आप एग्जाम इंटरव्यू नहीं देना चाहते, सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन लेना चाहते, तो आपको 7-8 साल का वेट करना है। अदरवाइज हर स्केल जो मैंने बताई थी, स्केल 1, 2, 3, 4, 5, एवरी 3 ईयर्स यू विल गेट द प्रमोशन। इतने फास्ट प्रमोशन दूसरे सेक्टर में नहीं है। दूसरा, विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर आपको काम करना है, ऑफिस वर्क है, और अच्छा स्ट्रक्चर हो गया। आप तो पहले तो सरकारी बैंक थे, लेकिन अब प्राइवेट बैंकों से कॉम्पीट कर रहे हैं, और अच्छा खासा बिजनेस होल्ड है उनका, और ट्रस्ट भी है लोगों को कि गवर्नमेंट बैंक है। आपको कहीं पे जाके ये नहीं करना पड़ता इस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं और इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो आपको पहचानेगा नहीं कोई। आप किसी व्यक्ति के पास गए कि पंजाब नेशनल बैंक से आया हूं, हमारे उसमें अकाउंट खुलाइए, ये फैसिलिटी मिलेगी, तो आपके लिए करियर ऐसे भी इजी हो जाता है, क्योंकि एक बड़े ब्रांड के साथ आप जुड़ते हैं। तो ये आपका मेंस है। अब मैं कुछ पीओ का बता देता हूं आपको। ये पिछले साल पैटर्न चेंज हुआ इसलिए बता रहा हूं। देखो ये मैंने कट ऑफ भी लगा दिया। प्रीलिम्स की कट ऑफ जो है ना, अगर आप किसी गुजरात से स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो 45 ही गई है। अगर आप राजस्थान से, चूंकि राजस्थान मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा कट ऑफ वाले स्टेट है, तो आप गुजरात से भी अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान से 77 गई है, और गुजरात से कितनी गई है, 45 गई है। ये इसलिए बता रहा हूं, इवन आप गोवा से भी भर सकते हो, लेकिन बस प्रॉब्लम एक ही है, वो मैं बता देता हूं पहले। यहां पे कट ऑफ नहीं बता रखी है, बाकी आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही कम जो है वो गई हुई है। तो 45 ही मुझे लग रहा है सबसे कम है। यहां पर क्या होता है, अगर आप गुजरात से भरोगे ना तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अभी इसको एलएलपीटी बोलने लग गए हैं, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब गुजराती सीखनी पड़ेगी आपको। अब आप सोच रहे सर गुजराती कैसे सीखूंगा? अरे गुजराती सीखना 15 दिन का काम है।
यहां मारवाड़ी से तो थोड़ा सिमिलर ही है, दूसरा कोई अगर है तो भी सीख सकता है, क्योंकि वहां पे आपको प्रोफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं चाहिए। एक आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, उसको रीड राइट करना रहेगा, बस थोड़ा बहुत उसको में लिखना रहेगा। और हमारे यहां से जितने स्टूडेंट राजस्थान के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, उससे ज्यादा स्टूडेंट गुजरात के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अगर यहां से जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए होंगे उसमें 1% भी बाहर नहीं निकले अभी तक, 1% भी लैंग्वेज के कारण, बैरियर के कारण बाहर नहीं निकले। तो गुजराती सीखना तो आसान है, राजस्थान में तो हिंदी है, पूरा हिंदी बेल्ट जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, इनमें तो हिंदी है। आपके 10th में अगर हिंदी है, 8th में हिंदी है, तो हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है। जिस स्टेट में अलग लैंग्वेज है वहां की सीखने की जरूरत। अब जैसे गोवा चले गए आप, तो कोंकणी सीखनी पड़ेगी आपको गोवा के लिए। तो ये जो है मैंने आपको बताया कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहां पर हम देखते हैं कि आपका जो है आईबीपीएस पीओ का, ये एक पीओ का भी हम देख लेते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। इसके एग्जाम पैटर्न को जान लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, और बाकी के एग्जाम पैटर्न भी आपको इस पीपीटी में मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। बस आपको थोड़ा मन बनाना है, आपको तैयार रहना है इसके लिए कि अब रिक्रूटमेंट आएगी उससे मैं पहले ही तैयार हो जाऊं। तो यहां पर क्या है, प्रीलिम्स है, ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है 2026 का, उसी का पैटर्न है। इस बार चेंज हुआ है, देखो रीजनिंग एबिलिटी ना पहले 35 मार्क्स की आती थी और मैथ्स भी 35 की आती थी, इस बार से पैटर्न चेंज कर दिया उन्होंने पिछली बार से, मतलब कि आपका 40 कर दिया है। 40 कर दिया इसका मतलब 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे, तो सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग का कर दिया इन्होंने। और फिर इंग्लिश का 30 है, इसका 30 है। और यहां पे आपको ना ये जो है इसके लिए सेक्शनल टाइम हर एक में यहां पर भी दिया है आपको, हर एक में आपको सेक्शनल टाइम देना है। तो 60 मिनट में कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। और इसमें अगर पीओ की बात करें तो 40 से 85 ही आपकी अराउंड कट ऑफ रहती है, इतनी कट ऑफ रहती है, आधे नंबर लेके आना है। फिर इसके बाद में इसका मेंस देख लेते हैं थोड़ा। तो मेंस में देखिए इसी तरीके से आपका रीजनिंग है, इंग्लिश है, डीआई है, जनरल इकोनॉमी वाला है, जो ये भी इस बार नया डाला है इन्होंने कि बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस और आरबीआई के सर्कुलर्स वगैरह आएंगे। तो यहां पर भी सबसे ज्यादा वेटेज रीजनिंग है, फिर इंग्लिश है, फिर मैथमेटिक्स, इनका वेटेज है 50-50 नंबर के मार्क्स है। और ये इंग्लिश हिंदी में तो आते ही है, इनका सेक्शनल टाइम आपको दिया है। हर सब्जेक्ट में यहां पर भी पास होना जरूरी है, सेक्शनल कट ऑफ यहां पर भी क्लियर करना जरूरी है। और ये 200 नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है। 25 क्वेश्चन, 25 नंबर का एक और आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग, उसमें आपको टाइप करना होता है। अब आप सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि 225 नंबर में से आप कितने नंबर ला सकते हो, 225 नंबर में से कितने नंबर आप ला सकते हो, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा। पिछले साल तो 64 नंबर कट ऑफ रही थी, इस साल जो है ये 75 अराउंड रही है, 76-75 रही है, ये कट ऑफ रही है 35%। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने हवा बना रखा है क्योंकि उनका डाइवर्जन इतना है, वो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा पे इतना इन्वॉल्व है कि उनसे पढ़ाई होती नहीं, फिर बोलते हैं एग्जाम टफ है। 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 4 साल की इंजीनियरिंग करने से ज्यादा आसान है ना। किसी ने अगर इंजीनियरिंग कर रखी है, किसी ने एमबीए कर रखा है, 1-2 साल आप मेहनत करिए, 6 महीने आप मेहनत करिए और फिर आप एग्जाम देने लग जाओगे। एक एग्जाम निकलेगा, सारे एग्जाम निकल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, तैयारी करना है। और अभी आपको नहीं समझ में आएगा ये चीजें, क्योंकि अभी आपको इनको काम में इन्वॉल्व होगे। वहां से अगर हटके आप तैयारी करोगे तो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देखोगे, लॉन्ग टर्म में फर्क देखोगे कि आपके साथ जो व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर रहा है उस समय, वो कहां है और जो कर रहा है वो कहां है। तो ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। ये करियर ऑप्शन मैं सोचता हूं कि ऐसा करियर ऑप्शन है जो इतनी कम मेहनत में नहीं मिल सकता है। सबसे अच्छी बात, हर साल एग्जाम होता है, हर साल कैलेंडर आता है, फेयर एग्जाम होता है और फास्ट प्रोसेस है। और ना तो इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ना एडवांस मैथमेटिक्स है। तो इतने कम छोटे, आप बिलीव नहीं करोगे, ये 60 क्वेश्चन है। रीजनिंग में सिर्फ 11 टॉपिक है, बस 11 ही टॉपिक है। उसमें से 5 तो ऐसे हैं बिल्कुल जीरो, जो प्रीलिम्स में ज्यादातर आते हैं। 6 टॉपिक हैं जो अच्छे लेवल के, इतना ही है। 4 महीने 3 महीने की रीजनिंग है। आपके कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा और आप ढूंढिए, देखिए। मैंने तो मेरी तरफ से सारा बता दिया है और मैं आपको बता भी रहा हूं कि इस चैनल पे आपको कई सारी जानकारी मिलती रहेगी। यहां पर एग्जाम से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड कई सारी जो क्रिटिकल टॉपिक्स हैं उनकी क्लासेस हम लेकर आते रहेंगे और आपको वैकेंसी का अपडेट्स देते रहेंगे। मैराथन क्लासेस लगाएंगे, मेंस के लिए क्लासेस लगाएंगे, उससे आपको बहुत सारा बूस्ट मिलेगा और आपकी तैयारी उससे आसान हो जाएगी। तो आप जुड़े रहिएगा इस चैनल से। देखते हैं आगे जो है आपका क्या, कितने लोग चुनते हैं, कितने लोग इस करियर को ऑप्ट करते हैं और कितने लोग उस निर्णय को आगे तक लेके जाते हैं, सफल होने के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि ख्वाब देखना या एक टारगेट सेट करना वो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस टारगेट तक आप अचीव करने के लिए कितना डेडिकेशन दिखा रहे हो। क्या आप सुबह उठ पा रहे हो कि मुझे आज 6 बजे उठना है और आप 8 बजे उठते हो और बोलते हो यार कल से उठूंगा।
तो ये आपका विल पावर जितना स्ट्रांग होगा, आपका लक्ष्य आपके पास में होगा, उतना ज्यादा पास में होगा। वो कहते हैं कि जो लक्ष्य में खो गया सो सफल हो गया, जो लक्ष्य में खो गया वो सफल हो गया। तो अगर आपको लगन मेहनत से तैयारी करना है तो ये ऑप्ट करिए, अदरवाइज कई सारे लोग इसमें भटक जाते हैं। सही गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस अगर किसी को मिल रही है और वो अपनी मेहनत से पूरा प्रयास कर रहा है तो उसको सफल होना ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।